भविष्य में एक महायुद्ध ने पूरी दुनिया का अंत कर दिया था। बचे हुए इंसान केवल एक शहर तक ही सिमट कर रह गए थे, शिकागो शहर, जो गगनचुंबी लोहे की मजबूत दीवारों की बदौलत महायुद्ध में बच गया था। आज वहां लोग नए नियम कानूनों के साथ एक शांत और बेखौफ जिंदगी बिता रहे थे। इस शांति को कायम रखने के लिए शहर के लोगों को 5 अलग अलग समूहों यानी कि फैक्शंस में बांट दिया गया था। पहला फैक्शन था एरोडाइट यानी कि विद्वान। ये फैक्शन शहर के सबसे इंटेलिजेंट लोगों का था, जिनका काम होता था वैज्ञानिक रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना। दूसरा फैक्शन एमिटी यानी कि मित्रता। इस फैक्शन में किसान होते थे जो मेहनत से खेती करते थे और बिना भेदभाव के हर किसी तक राशन पहुंचाते थे। तीसरा फैक्शन था कैंडर यानी कि ईमानदार और सच का साथ देने वाले। इस फैक्शन में जज और वकील होते थे जो समाज में न्याय व्यवस्था को बनाए रखते थे, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये लोग हमेशा सच का ही साथ देते थे। चौथा फैक्शन था डॉन्टलेस यानी कि निडर और बहादुर लोग जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते थे। इस फैक्शन में पुलिस और सोल्जर्स होते थे जिनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, लोगों की सुरक्षा करना। और पांचवा और आखिरी फैक्शन था एब्नेगेशन यानी कि निस्वार्थ लोग जो खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करना ही उनकी खूबी थी। ये लोग बहुत ही साधारण जिंदगी जीते थे और लोगों की सेवा के लिए अपनी सुख सुविधाओं का भी त्याग कर देते थे। इन पांचों फैक्शंस के तालमेल से ही शहर का सिस्टम सही तरह से चल रहा था। 16 की उम्र के बाद शहर के हर एक युवा नागरिक को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता था। ये टेस्ट साल में एक बार होता था, जो लोगों की बुद्धि और उनकी सोच को परखकर ये फैसला करता था कि कौन सा इंसान किस फैक्शन में जाने के लिए बना है। हालांकि टेस्ट के बाद एक फैक्शन सेरेमनी भी होती थी, जहां जवान लड़के लड़कियां अपनी पसंद से अपना फैक्शन चुन सकते थे। लेकिन जो लोग किसी भी फैक्शन में फिट नहीं होते थे, उन्हें फैक्शनलेस कहा जाता था और उन्हें सारे समूह से बेदखल कर दिया जाता था। वो लोग सड़कों पर रहते थे और लोगों के रहमो करम पर पलते थे। हालांकि एब्नेगेशन यानी कि निस्वार्थ फैक्शन के लोग फैक्शनलेस लोगों की खूब सेवा करते थे और इसी सेवा सत्कार की बदौलत उन्होंने शहर के सारे लोगों का भरोसा जीत लिया था, जिस कारण वहां की गवर्नमेंट एब्नेगेशन वालों के हाथ में थी। एब्नेगेशन के राज में सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे और पिछले 100 सालों से ये सिस्टम इसी तरह व्यवस्थित बना हुआ था। ऐसे ही बिएट्रिस भी एब्नेगेशन की एक सदस्य थी, जिसके पिता एक गवर्नमेंट अधिकारी थे। बिएट्रिस अपने माता पिता और भाई केलब के साथ रहती थी। बिएट्रिस एक बहादुर लड़की थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे समझ आने लगा कि वो एब्नेगेशन के लिए नहीं बनी है। वो अपनी जिंदगी में आजादी और रोमांच चाहती थी। बचपन से ही वो डॉन्टलेस फैक्शन में शामिल होने के सपने देखा करती थी। अब बिएट्रिस और उसका भाई केलब 16 साल के हो चुके थे और आज वो दिन था जब बिएट्रिस, केलब और उसके जैसे ही और भी यंग लड़के लड़कियां टेस्ट के लिए जाने वाले थे, जहां उन्हें पता चलने वाला था कि वे किस फैक्शन के लिए बने हैं। बिएट्रिस केलब के साथ टेस्ट सेंटर पहुंची, जहां उसे एक कमरे में बुलाया गया। उस कमरे में एक एग्जामिनर मौजूद थी। उसने बिएट्रिस को बताया कि ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो बिएट्रिस की बुद्धि और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखने वाला है। एग्जामिनर ने बिएट्रिस को एक चेयर पे बैठने को कहा और उसे एक लिक्विड पीने को दिया। बिएट्रिस आंख बंद कर एक ही घूंट में उसे पी गई, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि आसपास सब कुछ गायब हो चुका था और वहां सिर्फ आईने ही आईने नजर आ रहे थे। बिएट्रिस समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो कहां आ गई है। तभी आईने से उसकी एक परछाई बाहर निकल आई और उसने कहा, चुनो। ये सुनकर बिएट्रिस ने सामने देखा तो सामने एक चाकू और एक मीट का टुकड़ा रखा था। उन्हें देख बिएट्रिस ने पूछा, इनका मैं क्या करूंगी? बिएट्रिस ने ये कहा ही था कि तभी उसके सामने एक खूंखार कुत्ता आ गया। बिएट्रिस समझ गई कि वो चीजें उस कुत्ते से पीछा छुड़ाने के लिए थी, लेकिन अब वो चीजें वहां से गायब हो चुकी थी। अगले ही पल वो कुत्ता बिएट्रिस पर झपटने को हुआ, पर बिएट्रिस आंख बंद करके बिल्कुल शांति से एक जगह बैठ गई। अगले ही पल जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो खूंखार कुत्ता एक पालतू कुत्ते में बदल गया था। बिएट्रिस ने राहत की सांस ली। इतने में ही बिएट्रिस को वहां उसके बचपन का रूप दिखाई दिया। उसे देख वो कुत्ता एक बार फिर खूंखार हो गया और छोटी बिएट्रिस के पीछे दौड़ गया। तभी बिएट्रिस उस कुत्ते पर लपक गई और उस कुत्ते के साथ ही जमीन के नीचे घुस गई। लेकिन अगले ही पल बिएट्रिस नींद से जाग उठी। दरअसल ये सब कुछ बिएट्रिस का हेलुसिनेशन था। बिएट्रिस को एक खास तरह का सिरम दिया गया था जो उसके दिमाग को एक सिमुलेशन में ले गया, जहां बिएट्रिस ने हेलुसिनेशन के रूप में अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। यही एप्टीट्यूड टेस्ट था।
जिसमें यह देखा जाता था कि कैंडिडेट अपने डर से कैसे निपटता है। एग्जामिनर बिएट्रिस के सिमुलेशन को स्क्रीन पर देख सकती थी। तभी एग्जामिनर ने बिएट्रिस के टेस्ट में कुछ ऐसा पाया जिसने उसे परेशान कर दिया। उसने बिएट्रिस को जल्दी पीछे के दरवाजे से भाग जाने को कहा। इस पर बिएट्रिस ने पूछा, आखिर माजरा क्या है? मेरा टेस्ट रिजल्ट क्या आया? इस पर एग्जामिनर ने कहा, एब्नेगेशन, यूरोडाइट, डॉन्टलेस, तुम इन तीनों फैक्शंस में फिट बैठती हो, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे जैसे कुछ ही लोग होते हैं जिनमें एक से ज्यादा खूबी होती है। हम उन्हें डाइवर्जेंट कहते हैं। ये सुनकर बिएट्रिस को यकीन नहीं हुआ। एग्जामिनर ने आगे कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे कहना कि तुम्हारी तबीयत खराब होने के कारण तुम्हारा टेस्ट हुआ ही नहीं, और कल फैक्शन सेरेमनी में तुम एब्नेगेशन को ही चुनना, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि तुम एक डाइवर्जेंट हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना, अपने माता पिता पर भी नहीं। ये कहकर एग्जामिनर ने बिएट्रिस को टेस्ट रूम से बाहर निकाल दिया। फिर अगले दिन फैक्शन सेरेमनी शुरू हुई, जहां सारे यंग लड़के लड़कियां अपना फैक्शन चुनकर ये कसम खाने लगे कि वे मरते दम तक अपने फैक्शन के लिए वफादार रहेंगे। इस दौरान बिएट्रिस के भाई केलब ने यूरोडाइट यानी कि वैज्ञानिक फैक्शन को चुना। इसके बाद बिएट्रिस की बारी आई। हालांकि एग्जामिनर ने बिएट्रिस को एब्नेगेशन चुनने की सलाह दी थी, लेकिन बिएट्रिस ने उसकी बातों पे ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई और अपनी खुशी से डॉन्टलेस यानी कि बहादुर लोगों के फैक्शन को चुन लिया। अपने परिवार को हमेशा के लिए अलविदा कहकर वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने निकल पड़ी और डॉन्टलेस के नए सदस्यों के साथ एक ट्रेन से होकर कूदती फांदती हुई एक ऊंची इमारत के छत पर पहुंची। वहीं उनकी मुलाकात एरिक से हुई, जो डॉन्टलेस के लीडर्स में से एक था और डॉन्टलेस के नए सदस्यों को ट्रेनिंग देने वाला था। उसने नए लोगों से कहा कि डॉन्टलेस का सदस्य बनने के लिए उन्हें अपने डर को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उसने उन्हें बिना किसी सहारे के बिल्डिंग से नीचे एक अंधेरे गड्ढे में कूदने को कहा। इतना सुनते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तभी एक लड़के ने पूछा, क्या नीचे पानी होगा? पर एरिक ने कहा, नीचे जाकर खुद देख लो। तो पहले कौन आना चाहेगा? लेकिन वहां तो सबकी हवा टाइट हो चुकी थी। तभी बिएट्रिस आगे आई और बगैर एक पल सोचे बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। सारे के सारे अपनी सांसों को थामे उसे देखते रह गए। खुशकिस्मती से नीचे एक नेट था जिस पे वो सही सलामत लैंड हो गई। बिएट्रिस के पीछे बाकी लोग भी छलांग लगाकर नीचे आ गए। वहीं उनकी मुलाकात टोबायस से हुई, जो डॉन्टलेस का दूसरा लीडर और उनका ट्रेनर था। टोबायस उन्हें अपने पीछे डॉन्टलेस के मेन हेडक्वार्टर तक ले आया, जो जमीन के नीचे एक बड़े से गड्ढे जैसी जगह पे मौजूद था। वहां पहुंचकर बिएट्रिस और सारे नए मेंबर्स ने अपने पुराने फैक्शन के कपड़ों को आग में झोंक दिया और डॉन्टलेस की यूनिफॉर्म पहनकर डाइनिंग हॉल में पहुंचे। वहीं बिएट्रिस की क्रिस्टीना और एल से दोस्ती हो गई। डिनर करने के बाद सारे ट्रेनीज टोबायस और एरिक के पास आए। टोबायस ने उन्हें बताया, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। ये ट्रेनिंग 2 हिस्सों में होगी, पहली फिजिकल और दूसरी मेंटल। फिजिकल ट्रेनिंग में तुम लोगों की शारीरिक क्षमताओं को परखा जाएगा, देखा जाएगा कि तुम कितने मजबूत हो। और मेंटल ट्रेनिंग में यह देखा जाएगा कि तुम अपने डर का सामना कैसे करते हो। इस ट्रेनिंग में तुम्हारा मुकाबला डॉन्टलेस के उन ट्रेनीज के साथ होगा जो डॉन्टलेस में ही पले बड़े हैं। हर ट्रेनिंग के बाद तुम्हें रैंक दिया जाएगा और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम्हारी रैंक ही फैसला करेगी कि तुम किस काबिल हो। तुम लीडर बनोगे, बॉर्डर की सुरक्षा करोगे या फिर फैक्शनलेस लोगों को उत्पात मचाने से रोकोगे। तभी एरिक ने कहा, अपनी रैंक ऊंची रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग के बाद टॉप 21 की लिस्ट में आने वाले ट्रेनीज ही अगले स्टेज में जाएंगे और बाकियों की यहां से छुट्टी कर दी जाएगी। इस नियम पर सभी सवाल उठाने लगे, क्योंकि इस नियम के बारे में तो उन्होंने कभी नहीं सुना था। लेकिन एरिक ने कहा कि ये नया नियम उन्होंने आज से ही लागू किया है। इसी दौरान एक ट्रेनी ने पूछा, क्या रैंक कम होने पर हमें वापस हमारी फैमिली के पास भेज दिया जाएगा? लेकिन एरिक ने कहा, नहीं, तुम्हें फैक्शनलेस की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, यानी कि तुम्हें हमेशा के लिए फैक्शनलेस लोगों के साथ सड़कों पे रहना होगा। इतना सुनते ही सारे ट्रेनीज के पसीने छूट गए। इसी के साथ उनकी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें उन्हें बंदूक से निशाना लगाना सिखाया जाता था, उन्हें घंटों तक दौड़ाया जाता था और साथ ही उनकी दूसरे ट्रेनीज से फाइट भी कराई जाती थी। इस फाइट में फाइटर्स अपने ओपोनेंट को तब तक मारते रहते थे जब तक वो पूरी तरह बेहोश ना हो जाए, और अगर कोई फाइटर हार कर बीच में ही फाइट रोकना चाहे तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। ट्रेनिंग में डॉन्टलेस बॉर्न लोगों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, क्योंकि वे बचपन से ही डॉन्टलेस की ट्रेनिंग लेते आए थे। लेकिन बिएट्रिस जैसे दूसरे फैक्शन से आए ट्रेनीज रैंक में काफी पीछे थे। बिएट्रिस लीडर बोर्ड में सबसे नीचे यानी कि 32वें रैंक पर थी। लेकिन बिएट्रिस हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी।
वो खुद को और ज्यादा मजबूत करने लगी। वो सुबह सबसे पहले उठकर फाइट की ट्रेनिंग शुरू कर देती थी। इस दौरान टोबाइस उस पर गौर कर रहा था और वो बिएट्रिस की हिम्मत देख उससे काफी प्रभावित था। दिन रात मेहनत कर बिएट्रिस अपनी रैंक ऊपर तो ले आई, लेकिन वो अब भी 22वें रैंक पर थी, यानी कि रेड मार्क से ऊपर आने में सिर्फ 1 अंक पीछे। इसी दौरान शहर में एक खबर ने आग पकड़ी हुई थी। बताया जा रहा था कि एब्नेगेशन जिनके हाथ में शहर की गवर्नमेंट है, वे लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। उन पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि वे लोग फैक्शनलेस लोगों की सेवा का बस दिखावा करते हैं और उनके हक का राशन खुद खा जाते हैं। वहीं एक अफवाह ये भी फैल रही थी कि बिएट्रिस और उसके भाई केलब को पता चल चुका था कि उसके माता पिता भी एब्नेगेशन के भ्रष्ट नेताओं से मिले हुए हैं। इसलिए बिएट्रिस और केलब ने एब्नेगेशन छोड़ दिया। हालांकि बिएट्रिस जानती थी कि कोई ये झूठी अफवाह जानबूझकर फैला रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अफवाह फैलाने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है। इसी बीच बिएट्रिस और उसके दोस्तों ने यूरोडाइट फैक्शन की लीडर जिनीन मैथ्यूज को डॉन्टलेस के हेडक्वार्टर में देखा। ये अजीब बात थी, क्योंकि उस शहर में एक फैक्शन के लोगों को दूसरे फैक्शन के इलाके में आने जाने की इजाजत नहीं थी। जिनीन अपने साथियों के साथ एक सीक्रेट कमरे के अंदर चली गई और गार्ड्स ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये देख बिएट्रिस और उसके दोस्तों के मन में सवाल उठा कि आखिर अंदर क्या चल रहा होगा। इस पर एल ने कहा, मैंने सुना है कि वे लोग डाइवर्जेंट पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद वो उन्हें मार रहे हैं। इस बात ने बिएट्रिस के अंदर दहशत पैदा कर दी। फिर अगले दिन एरिक ने बिएट्रिस की पीटर नाम के एक ट्रेनी के साथ फाइट रखी। पीटर बिएट्रिस से काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी बिएट्रिस घबराई नहीं और मैदान में उतर आई। इसी के साथ फाइट शुरू हुई। शुरुआत में तो बिएट्रिस ने एक जोरदार मुक्के से पीटर को दिन में तारे दिखा दिए, लेकिन वो पीटर की ताकत के आगे टिक नहीं पाई। बेरहम पीटर ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसके दोस्त उसके पास थे। उन्होंने बताया कि इस हार के बाद बिएट्रिस का रैंक काफी नीचे आ चुका है। उन्हें अब यकीन नहीं था कि बिएट्रिस अपना रैंक ऊपर ला पाएगी, क्योंकि अब वे सभी एक वॉर गेम के लिए जा रहे थे, जो इस फिजिकल ट्रेनिंग का आखिरी हिस्सा था। लेकिन बिएट्रिस तो उठने की हालत में भी नहीं थी। बिएट्रिस को वहीं छोड़ उसके दोस्त बाकी ट्रेनीज के साथ ट्रेन से उस जगह की ओर निकल पड़े जहां वॉर गेम होने वाला था। पर बिएट्रिस ने भी हारना नहीं सीखा था। उसके जज्बे ने हाथ थामकर उसे उठाया और उसने भी दौड़कर ट्रेन पकड़ ली। बिएट्रिस को वापस देखकर उसके दोस्त काफी खुश थे। वहीं टोबाइस ने भी बिएट्रिस का हौसला बढ़ाया। इसी के साथ टोबाइस ने सभी को गेम के रूल्स समझाए। ये मुकाबला 2 टीमों का था, टोबाइस की टीम और एरिक की टीम। दोनों टीमों के पास एक चमकीला फ्लैग होगा और उन्हें अपने फ्लैग की सुरक्षा करनी होगी। अगर एक टीम दूसरे टीम का फ्लैग हासिल कर लेती है तो वो टीम गेम जीत जाएगी। एरिक और टोबाइस ने सभी को बंदूकें दी, जो एक डार्ट शूट करता था, पर वो बच्चों का कोई खिलौना नहीं था, बल्कि उस डार्ट में एक खास तरह का केमिकल था जो सीधा दिमाग पर असर करता था। अगर वो डार्ट किसी की बॉडी में धंस जाए तो उसे कुछ समय के लिए गोली लगने जितना दर्द होता था। रूल्स बताने के बाद अब बारी थी टीम चुनने की। इस पर टोबाइस ने सबसे पहले बिएट्रिस को चुना। ये देख एरिक उसकी खिल्ली उड़ाने लगा कि अगर बिएट्रिस उसकी टीम में है तो वो अभी से हार चुका है। पर टोबाइस को बिएट्रिस की काबिलियत पता थी। इसी के साथ गेम शुरू हुआ और दोनों टीमें अलग अलग हो गई। टोबाइस ने अपनी टीम से पूछा, तुम्हारे मुताबिक हमारा प्लान क्या होना चाहिए? इस पर सभी का यही कहना था कि उन्हें बस अपना फ्लैग सुरक्षित जगह पर छुपाकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन बिएट्रिस की सोच कुछ और थी। वो एक बड़े से झूले के शिखर पर चढ़ गई और वहां से एरिक की टीम के फ्लैग को लोकेट किया। फ्लैग चमकदार होने की वजह से दूर से भी दिखाई दे रहा था। बस फिर क्या था, बिएट्रिस ने अपनी टीम के साथ सीधा एरिक की टीम पर धावा बोल दिया। उन्होंने चुन चुनकर एरिक और उसकी पूरी टीम के छक्के छुड़ा दिए और उनका फ्लैग हासिल करके जीत अपने नाम कर ली। अपनी इस बहादुरी और स्किल्स की बदौलत अब बिएट्रिस लीडर बोर्ड में काफी ऊपर आ चुकी थी और अब वो ट्रेनिंग के दूसरे स्टेज में जाने के लिए तैयार थी। दूसरा स्टेज मेंटल ट्रेनिंग का था, जिसमें शुरुआत में हुए एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह ट्रेनीज को फियर सिमुलेशन सीरम इंजेक्ट किया जाता था। ये एक हेलुसिनेशन वाली दवाई थी जो दिमाग को वर्चुअल रियलिटी जैसे सिमुलेशन में ले जाती थी, जहां लोगों का सबसे बड़ा डर उनके सामने आता था। पर ट्रेनीज को ये नहीं पता होता था कि वो सिमुलेशन में है। उन्हें वो सब असली लगता था। ट्रेनर्स देखते थे कि ट्रेनीज अपने डर का सामना कैसे करते हैं। इसी दौरान एक सुबह बिएट्रिस बाकी ट्रेनीज के साथ ट्रक में सामान लोड कर रही थी। तभी गोदाम से किसी ने बिएट्रिस की ओर आईना चमकाया। बिएट्रिस समझ गई कि कोई उसे वहां बुला रहा है। बिएट्रिस ने जाकर देखा
तो वहां उसकी मॉम थी जो छुपकर उससे मिलने आई थी। बिएट्रिस की मॉम को पता चल चुका था कि बिएट्रिस डाइवर्जेंट है। उसने बिएट्रिस से पूछा, तुमने डॉन्टलेस को क्यों चुना? यहाँ बहुत खतरा है। डॉन्टलेस की मेंटल ट्रेनिंग में तुम्हें यहाँ सिमुलेशन में भेजा जाएगा। तुम्हारे दिमाग में झांकने पर ट्रेनर्स को पता चल सकता है कि तुम डाइवर्जेंट हो, इसलिए तुम सतर्क रहना। तभी वहां कोई आने लगा। उसे देख बिएट्रिस की मॉम वहां से भाग गई। फिर कुछ देर बाद ट्रेनीज का मेंटल टेस्ट शुरू हुआ। ये टेस्ट कोई और नहीं बल्कि टोबायस ले रहा था। इसी दौरान बिएट्रिस की बारी आई। बिएट्रिस काफी घबराई हुई थी। तभी टोबायस ने उसे फियर सिमुलेशन सीरम इंजेक्ट किया, जिससे बिएट्रिस सिमुलेशन में आ गई। उसने खुद को एक ग्लास चैम्बर में बंद पाया जिसमें लगातार एक पाइप के जरिए पानी भर रहा था। बिएट्रिस चैम्बर से बाहर आने के लिए मशक्कत करने लगी। उसने लात मारकर कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कांच काफी मजबूत था। इतने में ही चैम्बर पूरी तरह पानी से भर गया और बिएट्रिस पानी में डूबने लगी। तभी बिएट्रिस ने कांच में अपना चेहरा देखा, जिससे उसे अचानक ही ये समझ आया कि ये सब असली नहीं है। ये समझ आते ही वो शांत हो गई। इसके बाद उसने एक उंगली से कांच पर टैप किया और उतने से ही वो ग्लास चैम्बर चकनाचूर हो गया और बिएट्रिस सिमुलेशन से बाहर निकल आई। सिमुलेशन के दौरान किसी को भी पता नहीं चल पाता था कि वे लोग सिमुलेशन में हैं। उन्हें लगता था कि वो ही असली दुनिया है, इसलिए वे काफी देर तक वहां मशक्कत करते रहते थे। लेकिन बिएट्रिस को सिमुलेशन में जाते ही ये बात समझ आ गई थी और वो काफी जल्दी वहां से निकल आई थी। ये देख टोबायस हैरान था। उसने बिएट्रिस से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो दुनिया असली नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है? इस पर बिएट्रिस ने कहा, मैं नहीं जानती, बस मुझे समझ आ गया। लेकिन टोबायस समझ चुका था कि बिएट्रिस में कुछ तो गड़बड़ है। उसने बिएट्रिस से कहा, अगर तुम डॉन्टलेस होती तो कभी ग्लास तोड़कर बाहर नहीं आती। इसलिए सच सच बताओ, जब शुरुआत में तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था तो तुम्हारा रिजल्ट क्या था? हालांकि बिएट्रिस ने टोबायस को सच्चाई बताने की गलती नहीं की और झूठ बोल दिया कि टेस्ट में उसे एब्नेगेशन फैक्शन मिला था। ये कहकर बिएट्रिस जल्दी वहां से निकल गई। इसके बाद बिएट्रिस सीधा उस एग्जामिनर के पास पहुंची जिसने शुरुआत में उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था। वो एग्जामिनर भी डॉन्टलेस की ही मेंबर थी। उसने बिएट्रिस को बताया कि उसका एक भाई था। बिएट्रिस की तरह उसका भी एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट डाइवर्जेंट ही आया था, यानी कि उसमें भी एक से ज्यादा फैक्शंस की खूबियां थी। एग्जामिनर ने बताया कि उसके भाई ने भी डॉन्टलेस फैक्शन को चुना था, पर ट्रेनिंग में मेंटल टेस्ट के दौरान डॉन्टलेस के लीडर्स को पता चल गया कि वो डाइवर्जेंट है और अगले ही दिन उन्हें उसके भाई की लाश मिली। ये बताकर एग्जामिनर ने बिएट्रिस से कहा, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे भाई के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्द से जल्द डॉन्टलेस से निकल जाओ। ये सुनने के बाद बिएट्रिस उसी वक्त एरोडाइट में अपने भाई केलब से मिलने आ पहुंची। हालांकि वो केलब पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने केलब को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, केलब, मुझे नहीं लगता कि मैं डॉन्टलेस में रह पाऊंगी, मुझे एब्नेगेशन में वापस जाना है। लेकिन केलब ने कहा, अब ये मुमकिन नहीं है। एक बार किसी फैक्शन में आने के बाद हम अपना फैक्शन बदल नहीं सकते, और वैसे भी एब्नेगेशन की लीडरशिप में पहले से ही भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए बाकी फैक्शन के लोग नहीं चाहते कि उनकी सरकार एब्नेगेशन के हाथ में रहे। वे सभी चाहते हैं कि अब यूरोडाइट फैक्शन सरकार चलाए, इसलिए यूरोडाइट के लीडर्स एब्नेगेशन से सत्ता छीनने की फिराक में है। ऐसे हालात में यूरोडाइट वाले तुम्हें नियम तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन बिएट्रिस ने केलब को समझाया कि एब्नेगेशन के लोग भ्रष्ट नहीं हैं, बल्कि यूरोडाइट वाले ही सत्ता पाने के लिए उन्हें बदनाम कर रहे हैं। पर केलब पूरी तरह यूरोडाइट का वफादार बन चुका था। वो यूरोडाइट के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। इसलिए बिएट्रिस केलब से नाराज होकर वापस डॉन्टलेस के हेडक्वार्टर लौटने लगी। तभी डॉन्टलेस में एंटर होते ही डॉन्टलेस के 4 नकाबपोशों ने उसे पकड़ लिया और उसे खाई में फेंकने की कोशिश करने लगे। बिएट्रिस उनसे जूझने लगी। इसी जद्दोजहद में बिएट्रिस ने एक लड़के का नकाब उतार दिया। वो लड़का कोई और नहीं, बिएट्रिस का ही दोस्त एल था। वो बिएट्रिस को खाई में फेंकने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर टोबायस वहां आ गया। उसने मार मार कर उन चारों बदमाशों का बुरा हाल कर दिया और बिएट्रिस को बचाकर अपने कमरे में ले आया। बिएट्रिस का हाथ जख्मी हो गया था। टोबायस उसकी मरहम पट्टी करने लगा। बिएट्रिस ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एल ऐसी हरकत कर सकता है। इस पर टोबायस ने कहा, एल डरा हुआ है क्योंकि तुम रैंक में उससे आगे निकलती जा रही हो और वो पिछड़ता जा रहा है, इसलिए वो तुमसे नफरत करने लगा है। उसे डर है कहीं वो डॉन्टलेस से बाहर ना हो जाए। वैसे एल जैसे लोग तो डर के कारण अपने होश खो बैठते हैं, पर बिएट्रिस, मैंने टेस्ट के दौरान नोटिस किया है कि जब तुम्हें डर लगता है तो तुम होश नहीं खोती बल्कि होश में आ जाती हो। तुम्हें पता चल जाता है कि तुम सिमुलेशन में हो। इस पर बिएट्रिस चुप रही। हालांकि टोबायस को समझ आ चुका था कि बिएट्रिस डाइवर्जेंट है,
पर उसने बीएट्रिस के सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दिया। फिर अगली सुबह जब बीएट्रिस डिनर कर रही थी तभी एल उसके पास आया और अपने किए के लिए उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन बीएट्रिस उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने एल को वहां से जाने को कहा। इसके कुछ ही देर बाद ही बीएट्रिस को पता चला कि एल ने अपनी ही जान दे दी है। ये जानकर बीएट्रिस को अफसोस होने लगा। तभी टोबायस बीएट्रिस के पास आया और उसे समझाया कि एल की मौत में बीएट्रिस का कोई दोष नहीं है। एल फाइनल टेस्ट कभी पास नहीं कर पाता और वो ये बात जानता था, इसलिए फैक्शनलेस लोगों के साथ रहने से अच्छा उसने मौत चुनी। ये सुनकर बीएट्रिस ने कहा, टेस्ट तो मैं भी पास नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि टेस्ट देने के बाद बाकी लीडर्स को भी पता चल जाएगा कि मैं डाइवर्जेंट हूँ और वो मुझे मार देंगे। लेकिन टोबायस ने कहा, फिक्र मत करो, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर टोबायस बीएट्रिस को टेस्ट रूम में ले आया। टोबायस बीएट्रिस को अपने दिमाग के सिमुलेशन में ले गया, जहां उसने बीएट्रिस को एक डॉन्टलेस की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया। टोबायस ने उसे बताया कि एग्जामिनर्स को चकमा देने के लिए उसे डॉन्टलेस की तरह सोचना होगा। अगर उसे समझ भी आ जाए कि वो सिमुलेशन में है, फिर भी उसे सिमुलेशन से निकलने पे नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान देना होगा। उसने बीएट्रिस को प्रॉब्लम सॉल्व करने की सारी टेक्निक सिखाई और ये भी बताया कि इस टेस्ट में उसे मासूम लोगों को भी मारना होगा। फिर अंत में टोबायस और बीएट्रिस एब्नेगेशन के एक घर में थे। इतने में ही एब्नेगेशन का लीडर मार्कस एक बेल्ट लेकर वहां आया। तभी बीएट्रिस को पता चला कि असल में टोबायस मार्कस का ही बेटा था और उसका बचपन भी एब्नेगेशन में ही गुजरा था। दरअसल टोबायस भी एक डाइवर्जेंट था और ये बात उसके पिता मार्कस को टोबायस के बचपन में ही पता चल गई थी। टोबायस कभी भी एक फैक्शन का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता था, वो हर काम करना चाहता था और ये बात मार्कस को पसंद नहीं थी, इसलिए वो टोबायस को बचपन से ही मारता पीटता था। लेकिन फिर जब टोबायस बड़ा हुआ तो उसने डॉन्टलेस को चुना और हमेशा के लिए अपने पिता से दूरी बना ली। हालांकि टोबायस के दिमाग में अब तक अपने पिता का डर बैठा हुआ था, जिस वजह से उसे सिमुलेशन में उसके पिता नजर आ रहे थे। तभी मार्कस टोबायस को बेल्ट से मारने आया, लेकिन बीएट्रिस ने उसे बचा लिया और वे दोनों सिमुलेशन से बाहर निकल आए। टोबायस की कहानी जानने के बाद बीएट्रिस को टोबायस से प्यार हो चुका था। इस पर टोबायस ने भी बीएट्रिस को किस करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। अगली सुबह टोबायस बीएट्रिस को कुछ दिखाने लाया। उन्होंने देखा कि यूरोडाइट के लोग डॉन्टलेस में कुछ सामान ला रहे थे। टोबायस ने बताया कि ये लोग कुछ दिनों से कंप्यूटर और कुछ मशीनें डॉन्टलेस में ला रहे हैं। इसके साथ ही टोबायस ने बीएट्रिस को एक सीरम भी दिखाया और बताया, यूरोडाइट के लोगों के पास ये सीरम है। ये एक माइंड कंट्रोल सीरम है, जिसे अगर किसी पर इंजेक्ट कर दिया जाए तो कंप्यूटर से उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर बीएट्रिस ने पूछा, आखिर इस सीरम से ये लोग करना क्या चाहते हैं? इस पर टोबायस ने कहा, देखकर तो लगता है कि ये किसी युद्ध के लिए अपनी फौज खड़ी कर रहे हैं। इसी के साथ वहां फाइनल टेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ। बीएट्रिस टोबायस के साथ टेस्ट रूम में पहुंची, जहां डॉन्टलेस के लीडर्स के साथ यूरोडाइट की लीडर जिनीन भी मौजूद थी। वे सभी ट्रेनीज के सिमुलेशन को मॉनिटर करने वाले थे। टोबायस ने बीएट्रिस का हौसला बढ़ाकर उसे टेस्ट के लिए भेजा। इतने में ही एग्जामिनर ने बीएट्रिस को फियर सिमुलेशन सीरम इंजेक्ट किया, जिससे वो सिमुलेशन में आ गई। वो शहर की दीवार की दूसरी तरफ एक घास के मैदान में खड़ी थी, जहां आसमान में वही मुर्दाखोर चील कौवे मंडरा रहे थे। अगले ही पल वे पंछी बीएट्रिस पर हमला करने आए, लेकिन बीएट्रिस वहां से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि मैदान में एक और आग लगी हुई थी और दूसरी ओर एक दलदल था। तभी बीएट्रिस ने अपना दिमाग दौड़ाया और आग की तरफ भागी। उसने आग से जलती लकड़ी उठाकर उन चील कौवों को दूर भगा दिया, पर तभी अगले ही पल वो एक खंबे से बंध गई और उसके हाथ पैर भी रस्सी में जकड़ गए। पर बीएट्रिस आग से रस्सी को जलाकर वहां से आजाद हो गई। वहां से निकलते ही बीएट्रिस ने खुद को एक बार फिर उस ग्लास चैम्बर में कैद पाया, जिसमें एक पाइप से लगातार पानी भर रहा था। पर इस बार बीएट्रिस ने ग्लास तोड़ा नहीं, बल्कि उसने अपना दिमाग चलाया और चैम्बर पूरा भरने से पहले अपने कपड़े से उस पाइप को भी ब्लॉक कर दिया, जिससे चैम्बर में पानी आना ही बंद हो गया। इसी के साथ बीएट्रिस सिमुलेशन से बाहर निकल आई। बीएट्रिस की परफॉर्मेंस को देख सारे लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। इतने में ही जिनीन उसके पास आई और उसे एक गन देती हुई बोली, अब आखिरी टेस्ट कंप्लीट करो। ये सुनकर बीएट्रिस ने जब पीछे देखा तो पीछे उसके माता पिता और भाई केलब खड़े थे। बीएट्रिस समझ गई कि वो अब भी सिमुलेशन में ही है। उसी पल उसे टोबायस की सिखाई ट्रेनिंग याद आई कि फाइनल टेस्ट में उसे मासूम लोगों को मारना होगा। ये याद आते ही बीएट्रिस ने बिना एक पल सोचे अपने माता पिता और भाई को शूट कर दिया। इसी के साथ बीएट्रिस सिमुलेशन से जाग गई। आखिरकार बीएट्रिस ने सिमुलेशन को चकमा देकर टेस्ट पास कर लिया था। टोबायस ने बीएट्रिस को बधाई दी। इसके बाद टेस्ट में पास हुए सारे ट्रेनीज एक हॉल में जमा हुए।
वहीं एरिक ने उन्हें लाइन में खड़े होने को कहा और बताया कि डॉन्टलेस में शामिल होने से पहले उन सभी को ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएगी। ये बताकर एरिक और डॉन्टलेस के बाकी लीडर्स ने सभी की गर्दन पर ट्रैकिंग डिवाइस इंजेक्ट कर दिया। फिर अगली सुबह जब बीएट्रिस नींद से जागी तभी उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि डॉन्टलेस के सारे सदस्य तैयार होकर एक लाइन में कहीं जा रहे थे। लग रहा था मानो वे सभी किसी और के ही वश में हो। उन्हें देख बीएट्रिस समझ गई कि डॉन्टलेस के लीडर्स ने सभी को जो ट्रैकिंग डिवाइस इंजेक्ट किया था वो ट्रैकिंग डिवाइस नहीं बल्कि माइंड कंट्रोल सीरम था, जिससे वो उन लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि उस सीरम ने बीएट्रिस पर कोई असर नहीं किया था, क्योंकि बीएट्रिस एक डाइवर्जेंट थी, इसलिए उसका दिमाग किसी भी भ्रम को समझकर उससे बाहर निकल आता था। पर खतरे को देखते हुए बीएट्रिस ऐसे एक्ट करने लगी जैसे वो भी बाकियों की तरह उनके वश में है। इसी दौरान एक डाइवर्जेंट लाइन तोड़कर बाहर निकल आया और पूछने लगा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन सबके सामने आकर उस डाइवर्जेंट ने बड़ी गलती कर दी थी। अगले ही पल डॉन्टलेस के लीडर्स ने उसे गोली से उड़ा दिया। ये देख बीएट्रिस सख्ते में आ गई। वो चुपचाप लाइन में आगे बढ़ती रही। इतने में ही सारे लोग बंदूक लेकर ट्रेन में चढ़ गए। बीएट्रिस भी उनके पीछे ट्रेन में आ गई। वहीं उसे टोबायस नजर आया। उसने देखा कि टोबायस भी उनके वश में हो चुका था। बीएट्रिस धीरे धीरे टोबायस की तरफ बढ़ी। तभी टोबायस ने बीएट्रिस का हाथ पकड़ लिया, यानी कि टोबायस भी वश में होने का नाटक कर रहा था। इसी के साथ ट्रेन एब्नेगेशन पे आकर रुकी। तभी डॉन्टलेस के सारे सोल्जर्स हर तरफ फैल गए और एब्नेगेशन के लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकालने लगे। जो भी उनकी बात नहीं मान रहा था वे उसे मौत की नींद सुला दे रहे थे। ये देख बीएट्रिस को अपने पेरेंट्स की चिंता होने लगी। बीएट्रिस टोबायस के साथ अपने पेरेंट्स के घर आई, लेकिन उसके पेरेंट्स घर से गायब थे। वे दोनों घर से निकलकर आगे जाने लगे, पर तभी एरिक ने उनका रास्ता रोक लिया। एरिक को शक हो चुका था कि टोबायस और बीएट्रिस उनके वश में नहीं है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने टोबायस पर बंदूक तान दी, लेकिन तभी बीएट्रिस ने पीछे से एरिक के पैर पे गोली मारी और टोबायस के साथ वहां से भागने लगी। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर एक कमरे में ले आए। उस कमरे में जिनीन मौजूद थी। उसे देखते ही बीएट्रिस और टोबायस समझ गए कि इन सब के पीछे जिनीन का ही हाथ है। वही डॉन्टलेस के सारे सोल्जर्स के माइंड को कंट्रोल कर रही है। दरअसल जिनीन ने ही लोगों को एब्नेगेशन के खिलाफ भड़काया था। वो जिनीन ही थी जिसने ये अफवाह फैलाई थी कि एब्नेगेशन के लोग भ्रष्ट हैं। जिनीन ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शहर में सारे फैक्शंस को एक समान दर्जा मिले। उसे एब्नेगेशन का शांति प्रिय तरीके से सरकार चलाना रास नहीं आ रहा था। उसका मानना था कि यूरोडाइट के सदस्य सबसे बुद्धिमान हैं और सरकार यूरोडाइट के हाथ में होनी चाहिए। इसलिए उसने पहले तो सारे फैक्शन वालों को एब्नेगेशन के लोगों के खिलाफ भड़काया और अब वो एब्नेगेशन के सारे लोगों को खत्म कर देना चाहती थी, ताकि आगे चलकर कोई उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। इसके लिए जिनीन ने डॉन्टलेस के लोगों को मोहरा बनाया था। जिनीन चाहती थी कि वो शहर के सारे लोगों के माइंड कंट्रोल करके उन्हें अपने मुताबिक चला सके, लेकिन डाइवर्जेंट लोगों का माइंड किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। इसलिए जिनीन डाइवर्जेंट लोगों को खतरा समझती थी। वो उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि वो उनके माइंड को भी कंट्रोल करने वाला पावरफुल सीरम बना सके। इस एक्सपेरिमेंट में उसने ना जाने कितने मासूम डाइवर्जेंट लोगों की बलि चढ़ा दी थी। अब जब टोबायस और बीएट्रिस को सच्चाई पता चल चुकी थी तो जिनीन ने बीएट्रिस को मारने का आदेश दिया और टोबायस को एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ ले गई। सोल्जर्स बीएट्रिस को एक सुनसान इलाके में ले आए। वो उसे शूट करने ही वाले थे कि तभी वहां धड़ाधड़ गोलियां बरसी, जिसने सारे सोल्जर्स को मौत की नींद सुला दिया। उन्हें मारने वाली कोई और नहीं बल्कि बीएट्रिस की मॉम थी। असल में बीएट्रिस की मॉम का जन्म डॉन्टलेस में ही हुआ था, इसलिए वो हथियार चलाना अच्छे से जानती थी। वो बीएट्रिस को बचाकर वहां से ले जाने लगी। बीएट्रिस अपनी मॉम को जिंदा देख खुश थी। उसने अपनी मॉम से अपने पिता के बारे में पूछा। इस पर उसकी मॉम ने बताया कि उसके पिता एब्नेगेशन के एक ग्रुप को लेकर एक सुरक्षित जगह पर छुपे हुए हैं। बीएट्रिस अपनी मॉम के साथ सोल्जर से लड़ते हुए उस सुरक्षित जगह की ओर भागने लगी, लेकिन बदकिस्मती से वहां पहुंचने से पहले ही बीएट्रिस की मॉम को गोली लग गई, जिससे उसने वहीं दम तोड़ दिया। हालात ऐसे थे कि बीएट्रिस वहां रुककर अपनी मॉम की मौत पर आंसू भी नहीं बहा सकी। वो सोल्जर से बचकर भागती हुई एक फैक्ट्री में आकर छुप गई। इत्तेफाक से उसी फैक्ट्री में उसके पिता एब्नेगेशन के कुछ लोगों के साथ छुपे हुए थे। वहां उसका भाई केलब और एब्नेगेशन का लीडर मार्कस भी मौजूद था। बीएट्रिस ने अपने पिता और केलब को बताया कि मॉम नहीं रही। ये सुनकर उन्हें भी सदमा सा लगा। वहीं केलब ने पहले बीएट्रिस की बात पे यकीन न करने के लिए उससे माफी मांगी, लेकिन ये वक्त शोक मनाने का नहीं था।
बिएट्रिस ने ठान लिया कि वो जिनीन को उसके मकसद में नाकाम करके रहेगी और एब्नेगेशन को उनका हक वापस दिलाएगी। इस पर बिएट्रिस के पिता भाई केलब और एब्नेगेशन का लीडर मार्कस भी उसके साथ थे। बिएट्रिस उन्हें लेकर ट्रेन से डॉन्टलेस के हेडक्वार्टर की ओर जाने लगी, जहां से जिनीन डॉन्टलेस के सारे मेंबर्स को कंट्रोल कर रही थी। वे लोग बिल्डिंग से नीचे नेट पर कूदकर हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचे। वहीं डॉन्टलेस का ट्रेनी पीटर भी जिनीन के साथ मिला हुआ था और हेडक्वार्टर की पहरेदारी कर रहा था। तभी बिएट्रिस उस पर टूट पड़ी और उसे पीट पीट कर पूछा कि जिनीन का कंट्रोल रूम कहाँ है। इस पर पीटर उन्हें कंट्रोल रूम की तरफ ले जाने लगा। कंट्रोल रूम तक पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाहर ढेर सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। अब आगे जाना मुश्किल था, पर तभी बिएट्रिस के पिता अपनी जान की फिक्र छोड़ बंदूक लेकर उन गार्ड्स पर गोलियां बरसाने लगे। इस पर बिएट्रिस और बाकियों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने मिलकर सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया, लेकिन इस गोलीबारी में बिएट्रिस के पिता भी मारे गए। लेकिन बिएट्रिस ने किसी तरह खुद को संभाला। वो बाकियों को बाहर ही छोड़कर छुपती छुपाती कंट्रोल रूम के अंदर घुस गई। उसने देखा कि अंदर जिनीन साइंटिस्ट्स के साथ कंप्यूटर से डॉन्टलेस के मेंबर्स को कंट्रोल कर रही थी। वहीं स्क्रीन पर उसने देखा कि डॉन्टलेस के मेंबर्स ने एब्नेगेशन के लोगों को एक जगह जमा कर लिया था और वे उन्हें गोलियों से छन्नी करने वाले थे। बिएट्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे रोके। तभी उसे पीछे टोबायस कुर्सी से बंधा दिखा। बिएट्रिस फौरन उसके पास गई और उसे कुर्सी से आजाद कर दिया, लेकिन तभी टोबायस बिएट्रिस पर ही हमला करने लगा। दरअसल जिनीन ने टोबायस पर एक स्ट्रॉन्ग माइंड कंट्रोल सीरम टेस्ट किया था, जो डाइवर्जेंट्स के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता था। इसलिए अब टोबायस भी जिनीन के वश में हो गया था। इतने में ही जिनीन के एक आदमी ने कंप्यूटर से टोबायस के माइंड को मैनिपुलेट किया, जिसके बाद टोबायस बिएट्रिस पर मौत बनकर टूट पड़ा। बिएट्रिस उससे बचती हुई उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी, पर टोबायस खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो बिएट्रिस को खत्म करने ही वाला था कि तभी बिएट्रिस ने एक बंदूक उठाई और उसे अपने ही सिर पर तान दिया और कहा, कोई बात नहीं टोबायस, मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूँ। बस इतना सुनते ही टोबायस भावुक हो गया और उसका माइंड कंट्रोल से बाहर आ गया। टोबायस ने उसी बंदूक से एक झटके में ही जिनीन के सारे आदमियों को खत्म कर दिया। उधर जिनीन एब्नेगेशन के लोगों को खत्म करने के लिए डॉन्टलेस के लोगों को प्रोग्राम कर ही रही थी। तभी बिएट्रिस ने उसे चाकू फेंक कर मारा। वो चाकू जिनीन के हाथ के आर पार हो गया। बिएट्रिस जिनीन के पास पहुंची और उसे ये प्रोग्राम शट डाउन करने को कहा, लेकिन जिनीन मरने को तैयार थी, पर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहती थी। उधर डॉन्टलेस के लोग एब्नेगेशन के लोगों को मारने ही वाले थे कि तभी बिएट्रिस के हाथ माइंड कंट्रोल सीरम का इंजेक्शन लग गया। उसने वो इंजेक्शन जिनीन के गर्दन में घोंप दी, जिससे अब जिनीन बिएट्रिस और टोबायस के कंट्रोल में आ गई। टोबायस ने जिनीन के दिमाग को मैनिपुलेट करके उससे प्रोग्राम शट डाउन करवा दिया, जिससे उधर डॉन्टलेस के सारे लोग होश में आ गए। बिएट्रिस ने जिनीन को एक घूंसा मारकर चारों खाने चित कर दिया। इस तरह सच्चाई को जीत दिलाकर बिएट्रिस और टोबायस हेडक्वार्टर से बाहर निकल आए, लेकिन अब डॉन्टलेस के सारे लीडर्स उनकी जान के दुश्मन बन चुके थे। बिएट्रिस और टोबायस केलब, पीटर और टोबायस के पिता मार्कस के साथ ट्रेन में चढ़ गए। जिनीन के मकसद को नाकाम करके उन्होंने सारे फैक्शन से दुश्मनी मोल ले ली थी, इसलिए अब वे लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। इस जंग में बिएट्रिस ने अपने माँ बाप को खो दिया था, लेकिन उसे टोबायस के रूप में एक जीवन साथी मिल चुका था, जिसने हर कदम पर उसकी रक्षा करने का वादा किया। हालांकि ये उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो शुरुआत थी एक जंग की। बिएट्रिस और टोबायस ने भी इस जंग के लिए अपनी कमर कस ली और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।